फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन सीखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 7 में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बातचीत की थी। इस लेक्चर में मैं स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि कैसे किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ये चीज बहुत बड़ी नेसेसिटी है जानने के लिए, आगे आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करने आना चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर 8 स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। अब स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप साइड चेन और मेन चेन के बारे में पता लगाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है ना, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेन चेन एंड साइड चेन। ठीक है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना, मेन चेन एंड साइड चेन और मेन चेन का पता लगता है इससे। ठीक है, तो एक ढांचा पता चल जाएगा कि, है ना, मेन चेन और साइड चेन कैसी है। अब अगर आपको पता लगाना है कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो तरीका है हाइड्रोजनेशन। तो नेक्स्ट टूल है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन अगला टूल है। हाइड्रोजनेशन से हमें क्या पता चलता है? हाइड्रोजनेशन से हमें पता चल जाता है, एंड हाइड्रोजनेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमें जानकारी जो है हाइड्रोजनेशन से मिलती है। ठीक है, अच्छा, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कहां लोकेशन है मॉलिक्यूल में, किस जगह ये लोकेटेड है, इसका पता हमें ओजोनोलिसिस से चल जाता है। ठीक है, तो तीसरी चीज जो है वो है ओजोनोलिसिस से, है ना, हमें पता चल जाता है कि वो मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन क्या है। ओजोनोलिसिस gives information about location of pi bond। ठीक है, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड के लोकेशन का पता लगाते हैं, चल जाता है हमें ओजोनोलिसिस से। तो इस लेक्चर में हम बारी बारी से इन तीनों विधाओं को सीखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में मोनोक्लोरिनेशन से कैसे हम साइड चेन और मेन चेन का पता लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन से कैसे पता चलता है कि कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, और ओजोनोलिसिस से ये कैसे पता चलेगा कि इन पाई बॉन्ड्स की क्या लोकेशन होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन के बारे में मैंने हल्का फुल्का बात किया था, है ना, उस चैप्टर में, उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 है या 6 है, जिसमें मैंने, है ना, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग नाम का जो लेक्चर है उसमें मैंने बात किया था। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया जाए तो कितने तरीके से लगाया जा सकता है। जितने तरीके से लगाया जा सकता है उससे हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है कि कितने तरह के, है ना, कैसा उसका मेन चेन और साइड चेन होगा। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूं, है ना, पहली चीज मान लीजिए मीथेन है, तो मीथेन में एक क्लोरीन, मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन इन सनलाइट। ठीक है, तो चूंकि मीथेन के सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो कोई एक ही, चाहे इसको कीजिए, चाहे इसको रिप्लेस करिए, एक ही बात है, तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है इसका। तो हम कहते हैं इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक है। तो यानी हमें पता चल गया, ठीक है, ऐसा एक कार्बन का चेन है, एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा इसमें। ठीक है, अगर इथेन हो जाएगा तो इसमें 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। क्लोरीन H जाएगा CH3 CH2Cl, एक यहां क्लोरीन लग सकता है, एक यहां लग सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये और ये पोजीशन दोनों एक जैसी है, यानी यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, बात एक है, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा CH3 CH2Cl। ठीक है, यहां भी लगा सकते थे आप CH3 CH2Cl, उसी को पलट देंगे तो ये दिखने लगेगा, यानी इथेन में भी एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। ठीक है, प्रोपेन में कितना हो जाएगा? प्रोपेन में आप क्लोरीन और सनलाइट लेंगे
तो एक 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 क्लोरीन आप यहां लगा सकते हैं, ये और ये पोजीशन एक जैसी एक यहां लगा सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पे दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि यहां पे दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब आगे आगे बातचीत की थी मैंने, है ना, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग में, है ना, इसके ऊपर काफी बातचीत की है और आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तब भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है। मैंने लगभग 7 कार्बन तक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स का डेरिवेशन किया था और कहा था कि आप इसको याद रख लीजिए। तो देखिए कैसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स डिराइव होते हैं, यहां पे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। अभी फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, ठीक है। अगर 4 कार्बन का, चौथी बात, अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है C4H10 है, C4H10 एल्केन है, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो सकते हैं देखते हैं। तो 4 कार्बन में 4 कार्बन की चेन हो सकती है, 3 कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। 2 तरह की चेन हो सकती है। यहां पे यहां आप क्लोरीन लगा सकते हैं, ये और ये पोजीशन सेम है क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, ये और ये पोजीशन सेम है। यानी यहां से डिराइव्ड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, एक Cl हो सकता है ये वाला और दूसरा हो सकता है ये Cl दूसरा वाला, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। ऐसे यहां पे हो सकता है एक यहां, ये नहीं, एक यहां, ठीक है। यानी आप क्या लिख सकते हैं, CCCCCl और दूसरा हो सकता है CCCCCl। तो मैं कह सकता हूं कि इसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हैं, 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक कार्बन का और एक कंपाउंड का और डिमॉन्स्ट्रेशन कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। और बाकी फिर, है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड ये दे दे N ब्यूटेन के कितने एमसीडी होंगे तो आप कहेंगे 2 होंगे, है ना। इस 2 मिथाइल प्रोपेन के कितने होंगे तो 2 होंगे। लेकिन इस फार्मूले के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, तो इस फार्मूले से 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा 5th क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए C5H12 का मोनोक्लोरिनेशन करते हैं हम, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे बताइए, ठीक है। कैसे गिनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी बातें मैंने पहले, है ना, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग लेक्चर में बताई है आपको, ठीक है। और उस लेक्चर को जाकर भी आप देख सकते हैं, या कोई सीक्वेंशली अगर लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ते हुए आया है तो उसको मेरी पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। 5 कार्बन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कैसे निकाल सकते हैं, 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, है ना, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, ऐसे नहीं बना सकते हैं। अब इस 5 कार्बन में इसमें कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो सकते हैं, 1 2 3, कितने हो जाएंगे, CCCCCCCl, ठीक है ना, CCCCCCCl ऐसे हो जाएगा और ऐसे यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर N पेंटेन के 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स है, इसके कितने हो जाएंगे, ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है, ठीक है ना। बाकी इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं, यहां सिमेट्री था ना, तो ये लेंगे तो ये नहीं, ये लेंगे तो ये नहीं, और ये तो लेंगे। यहां पे क्या, इसको छोड़ दीजिए, इनको लिया जा सकता है। यानी यहां पर टोटल 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 मोनोक्लोरो, अगर ये एल्केन होता तो हम कहते हैं कि C5, अगर कोई कहता कि C5H12 का ऐसा कंपाउंड जिसके 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है तो ये लेंगे। C5H12 का ऐसा कंपाउंड जिसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे तो ये वाला एल्केन हो जाएगा, ठीक है। और तो मोनोक्लोरिनेशन से हमें इस चीज का पता चलता है कि हम किस आइसोमर की बात कर रहे हैं गिवन फॉर्मूले के लिए। अगर ये कहा जाए कि इसका वो आइसोमर बनाइए जिसके सिर्फ 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हो तो मैं ये बनाऊंगा। अगर पूछा जाए इसका वो आइसोमर बनाइए जिसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है तो मैं ऐसे बनाऊंगा। और अगर पूछा जाए कि इसका वो आइसोमर बनाइए जिसका सिर्फ 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हो तो फिर मैं ये बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन एक जैसी है, इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और ये पोजीशन जो है इस पे कोई चीज नहीं अटक सकती
क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 4 चीजों से जुड़ा हुआ है, तो एक क्लोरीन अगर जुड़ेगा तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो यहां पे इसका एक एमसीडी होगा। और टोटल इसके एमसीडी की बात करिएगा तो इसके टोटल मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स जो है वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 4 7 और 1 8, ये वाला मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना, 8 हो जाएगा। तो ऐसे मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स डिराइव किए जाते हैं कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग जगहें जहां पर क्लोरीन लग सकता है। ठीक है, अब जो बातें मैंने अभी समझाई हैं इसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए, है ना, आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं मोनोक्लोरिनेशन पे। क्वेश्चन है ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन XC5H12 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लोरीन इन H न्यू, MCD इज 3, फाइंड X, ये कहा गया। ठीक है, अब ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी C5H12 यहां पे भी कराया है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए जाते हैं। आपको कोई भी X कंपाउंड दिया है जिसका फॉर्मूला दिया, सबसे पहले आप DB निकालिए। DB कितना आ जाएगा, 5 + 1 6 - 12/2, 6 - 6 इज 0। ठीक है, अगर किसी चीज की DB 0 आ रही है और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि ये एल्केन है। तो अब मैं सिर्फ एल्केन को मद्देनजर रखकर चीजें सोचूंगा। 5 कार्बन के कितने एल्केन बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, यही बन सकता है। इसकी बात करो तो इसमें 1 2 3 एमसीडी है। इसकी बात करो 1 2 3 4 एमसीडी है। और इसकी बात करिए तो इसमें सिर्फ एक एमसीडी है। यानी क्या सीखा मैंने सीखा कि जो एक्स है वो ये है। ठीक है, क्योंकि यही एक्स होगा तभी, है ना, इसके ये एल्केन होते होते इसकी एमसीडी, है ना, 3 आई, यानी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज C। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है C6H14 है और 2 एमसीडी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 is C6H14, chlorine in sunlight gives MCD equal to, है ना, इसके MCD कितने हो जाएंगे, है ना, MCD दिया हुआ है, MCD is equal to 2। ठीक है, MCD is equal to 2, find X। ठीक है, find X का पता लगाइए कितने होंगे X। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो X is C6H14। ठीक है, क्लोरीन इन सनलाइट, MCD is 2, फाइंड X पता लगाना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो पहला काम DB निकालिए। DB निकाला मैंने, DB कितना आ गया, 6 + 1 - 14/2। इसलिए आइसोमेरिज्म में मैं हमेशा DB पहले पढ़ाता हूं ताकि उसका यूज अगर आए तो आप कर सकें। 7 - 7 इज 0, यानी ये सिंपली एक एल्केन है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। ठीक है, 6 कार्बन के कितने एल्केन्स पॉसिबल है ना, वो बनाया जाए। N हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, 5 कार्बन की चेन में एक कार्बन यहां लगा दो, 5 कार्बन की चेन में एक कार्बन यहां लगा दिया। ठीक है, फिर 4 कार्बन की चेन हो गई, 2 कार्बन हाथ में अगल बगल लगा दिया, 4 कार्बन की चेन हो गई, ऊपर नीचे ऐसे लगा दिया। ठीक है, मुझे लगता है बस इतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे 4 कार्बन में, 3 कार्बन की चेन संभव नहीं। आइए इसमें देखते हैं कितने एमसी, हमको ऐसा प्रोडक्ट तलाशना है, इनमें से हम उनको, ये फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से मैं उस ऑप्शन को आंसर कहूंगा जिसमें, है ना, मोनोक्लोरल डेरिवेटिव 2 आएगा। ठीक है, यहां पे कितने आ जाएंगे, 1 सिमेट्रिक है, 2 3, यहां एमसीडी 3 है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट माई आंसर। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, ये और ये सेम है, 2 3 4 5, यहां एमसीडी 5 है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, यहां ये
सिमेट्रिकल है, ये लेंगे ये नहीं, ये लेंगे ये नहीं, ये लेंगे ये लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीडी 4 निकल के आया है, और चूंकि हमको सिर्फ एमसीडी 2 चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आते हैं, इस पे ये पोजीशन ये और ये सेम है, 2 3, यहाँ एमसीडी 3 आ रहा है ना, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये लेंगे ये नहीं, ये लेंगे ये नहीं, ये अगर लेते तब भी ये नहीं लेते, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि ये और ये पोजीशन भी दोनों सेम मानी जाती है, ये पोजीशन और ये पोजीशन भी एक जैसी है, ठीक है। ये पोजीशन कैसे एक जैसी है, इसको समझने के लिए लेक्चर 5-6 के थ्रू जाइए, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहां पर 2 एमसीडी मिल रहा है और ये 2 एमसीडी मिल रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू सी 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 सी। तो ये बहुत मोनोक्लोरिनेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे हमें पता चलता है कि C6H14 के जितने आइसोमर्स हैं उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो सिर्फ आपको 2 ही तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, ये मॉलिक्यूल होगा तो आपको 3 तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से मोनोक्लोरल डेरिवेशन से आप जीरो इन कर पा रहे हैं कि इन 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आगे क्या, आगे जो है नेक्स्ट चीज क्या, एक चीज का आप ध्यान रखिए, मोनोक्लोरिनेशन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि बेंजीन का डायरेक्ट मोनोक्लोरिनेशन नहीं होता, ठीक है ना। डायरेक्ट मोनोक्लोरिनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि मोनोक्लोरिनेशन एक फ्री रेडिकल प्रोसेस है। मैं समझाता हूं, तो एक नोटवर्दी बात आगे बढ़ने से पहले नोट, क्लोरीन का अगर आप मोनोक्लोरिनेशन करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि मोनोक्लोरिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ये बात मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन अभी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे बात नहीं की है, तो जब भविष्य में हम इस पे बात करेंगे तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन आप फिलहाल अभी इसको लिख सकते हैं क्या कि मोनोक्लोरिनेशन of benzene doesn't occur because reaction of benzene is a reaction of benzene follows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म एंड मोनोक्लोरिनेशन इज a free radical substitution mechanism occurs by monochlorination occurs by free radical substitution mechanism, ठीक है ना। तो कभी ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर ये कह दिया जाए आपसे कि क्वेश्चन नंबर 3 XC8H10 बेंजीनॉइड, यानी बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर मतलब एक बेंजीन होगा इसमें, है ना, और क्लोरीन इन HNO गिव्स MCD1, फाइंड X। कहा गया है कि C8H10 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक बेंजीन रिंग है, और इसका मोनोक्लोरिनेशन करने पर, है ना, एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है। तो आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। चलिए आइए डीबी निकालते हैं, पहला काम तो डीबी निकालिए। 8 + 1 - 10/2 9 - 5 यानी 4, ठीक है, डीबी 4 आ गया। अगर इसका डीबी 4 है, इसका मतलब यह है डीबी अगर इसका 4 है, इसका मतलब बेंजीन रिंग, अगर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर और बेंजीन रिंग बनाते हैं तो डीबी तो पूरा खर्च हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, में 3 डीबी खर्च हो गया और एक रिंग में 1 डीबी खर्च हो गया, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। अब बचे 2 कार्बन। 2 कार्बन कितने तरीके से लगाए जा सकते हैं?
एक बेंजीन रिंग पे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अगल बगल लगा सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, है ना, मेटा पोजीशन पे लगा सकते हैं, पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आप बेंजीन बना के चलेंगे। अब कहा जा रहा है ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एमसीडी 1 है, इसमें 1 और 2 ही मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्लोरीन का, ठीक है, यानी ये इस पोजीशन पे नहीं होगा, यहां हो सकता है ये, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है और एल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं, तो इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब बात इसकी की जाए यहां कितने हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो यहां लेंगे तो यहां नहीं, यानी यहां एमसीडी कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि हमें ऐसा ही एक्स चाहिए जिसमें एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो, ठीक है ना। आप इसकी बात करिए, अगेन यहां पे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि यहां पे भी सिमेट्रिकल है ये, ठीक है, तो ये लेंगे ये नहीं, तो यहां पे भी एमसीडी कितना हो जाएगा 1, तो ये भी एक्स हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी सिमेट्री है, इसको ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है, यानी यहां पे भी मोनोक्लोरल डेरिवेटिव जो है ना 1 होगा, और इस पे भी आपका x हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे आंसर हो जाए, x होने के काबिल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो आपने देखा कि कैसे है ना मोनोक्लोरिनेशन से हम लोग जो है ना मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिराइव कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या, आइए देखते हैं हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ये हमारा सेकेंड रूल है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन जो है से हमें पता चलता है कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं। कैसे पता चलता है बताता हूं। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे एक डबल बॉन्ड है, आप हाइड्रोजन, यहां निकल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन पे एड्सॉर्ब्ड है, निकल पे एड्सॉर्ब्ड है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इन निकल से ट्रीट करने पे है ना यहां पाई बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन अब निकल करेंगे है ना, तो टूटकर जो है जुड़ जाएगा, कहीं बीच में नहीं रुकता है ना, एल्कीन पे नहीं रुकता है, एल्काइन भी एल्केन में चेंज कर जाता है और एल्कीन भी एल्केन में चेंज कर जाता है। अंतर क्या है, यहां एक पाई बॉन्ड है तो यहां पे 1 मोल हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, और यहां पर 2 पाई बॉन्ड है तो यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजनेशन से हमें ना पाई बॉन्ड का कैसे पता चलता है, जितने पाई बॉन्ड, अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो 2 मोल हाइड्रोजन लगता, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते तो 4 मोल हाइड्रोजन लगता। मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहां देखिए 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 मोल हाइड्रोजन लगा, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड में भी हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में उतने ही पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं मैं यहां पे, ठीक है, क्या ये तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा, है ना। एक चीज और, क्या ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी, है ना, नोटवर्दी बात है, अगेन वो भी नोट है और बेंजीन को ही लेकर है, कि कभी भी आप अगर बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक है ना, बेंजीन इन हाइड्रोजन निकल करेंगे, भले ये 3 मोल ले लीजिए, है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन एक एल्कीन नहीं है। बेंजीन एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, ठीक है, और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है ना। एल्कीन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं, जबकि और हाइड्रोजन निकल एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक की तरह ही होता है, ठीक है, जबकि ये जो है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं जनरली, आमतौर पे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इसी मिक्सचर को बेंजीन के साथ हीट कर दीजिए, यानी हाइड्रोजन निकल 3 मोल और हीट, तब ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि
तब रिएक्शन वो पाथ फॉलो करता है जो अनस्टेबिलिटी, जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ से जाता हो। देखिए आमतौर पे रिएक्शन लो एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ से जाता है तो वो नहीं होगा, ठीक है, पर हीट देने पर रिएक्शन हाई एक्टिवेशन वाले पाथ से भी होकर गुजरता है, तो उस समय ये रिएक्शन हो जाएगा। तो उस समय यहां दो हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन और यहां दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो साइक्लो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। साइक्लो एल्केन बन जाएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, ठीक है, कि हम लोग अब हाइड्रोजनेशन पे क्वेश्चन करने के लिए यहां पे हम तैयार हैं, ठीक है। मैंने अभी बता दिया कि हाइड्रोजनेशन से हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का पता चलता है, और यही बता दिया कि बेंजीन का अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम दो बातें जानते हैं, एक मोनोक्लोरिनेशन भी समझते हैं और दूसरा हाइड्रोजनेशन भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है एक्स C4H6, ठीक है ना, C4H6, इसको हाइड्रोजन और निकेल से ट्रीट करने पर 1 मोल हाइड्रोजन लगता है और कंपाउंड बनता है Y, और Y का क्लोरीन से मोनोक्लोरिनेशन करने पे, है ना, आपको एक कंपाउंड मिलता है Z की खास बात यह है कि इसका एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो आपको बताना है ना, फाइंड XYZ, ठीक है, फाइंड XY एंड Z, ठीक है, XY और Z का वैल्यू बताना है आपको, क्या क्या होगा ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि DBE निकाल लीजिए। DBE कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 - 6/2, 5 - 3 यानी DBE 2 आ गया। DBE 2 है तो दो कई बातें हो सकती है, 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग, लेकिन यहां पे हमें पता है कि हाइड्रोजन एक ही कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एक ही मोल कंज्यूम हो रहा है, यानी इस DBE में दो में से एक पाई बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है एक उसमें क्या होगा, है ना, रिंग होगा, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड इसलिए है क्योंकि एक ही मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है। तो 4 कार्बन के कितने रिंग बना सकते हैं हम लोग, एक रिंग ये हो सकता है और दूसरा रिंग ये हो सकता है, ठीक है। अब एक पाई बॉन्ड भी लगाना है, एक पाई बॉन्ड, इसमें कहीं भी पाई बॉन्ड लगाइए इक्विवेलेंट है, ठीक है, कहीं भी पाई बॉन्ड लगाएंगे एक जैसा है, ठीक है। इसमें हम लोग 3 तरह से दो तीन तरह से पाई बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है, 2-3 तरीके से पाई बॉन्ड लगाया जा सकता है। कैसे देखते हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड कैसे लगाया जा सकता है, एक यहां लगा सकते हैं, एक यहां लगा सकते हैं, एक यहां लगा सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है, तो ये 4 कंपाउंड्स एक्स हो सकते हैं। हाइड्रोजनेशन करिए, हाइड्रोजनेशन इन H निकल करने पर ये मिलेगा। इन सब का हाइड्रोजनेशन करने पे एक ही चीज मिलेगी, वो है ये, ठीक है। यहां कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल, तो स्क्वायर के सारे कोने एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये सारे एक ही जैसे हैं, यानी यहां पे सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्लियर हो गया, दिस इज X, दिस इज Y, और क्लोरीन लगाने के बाद जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, है ना, Z कहेंगे, ये Z हो गया, Z है, ठीक है। जबकि यहां कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे, है ना, 1 2 3, तो ये हमारा, चूंकि यहां 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए वही आंसर उपयुक्त है जिसमें एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। तो मैं समझ गया कि X जो है वो साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा, Y जो है वो साइक्लोब्यूटेन होगा, और Z जो है वो 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कैसे, है ना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और हाइड्रोजनेशन की मदद से हम लोग कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन हुआ, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एल्केन with MCD is equals to 5, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एल्केन with MCD equal to 5, ठीक है। देखिए
एक कार्बन में तो, एक कार्बन की चेन में तो एक ही एमसीडी होता है, 2 कार्बन में भी एक होता है, 3 कार्बन में 2 होता है, 4 कार्बन में 4 कार्बन के में, है ना, 4 कार्बन में भी 1 2 3 4 कार्बन में, मैक्सिमम 4 कार्बन में के एल्केन में या तो 2 होगा या फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको 5 एमसीडी चाहिए। ठीक है, तो आइए 5 कार्बन का एल्केन देखते हैं, शायद 5 कार्बन के एल्केन में कोई 5 एमसीडी हो। 5 कार्बन के एल्केन्स कैसे बन सकते हैं? ऐसे बनाए जा सकते हैं, 5 4 3, बस इतने ही बन सकते हैं। देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये हमारा आंसर नहीं है, इसका एमसीडी 3 है, ये हमारा आंसर नहीं है ना। 1 2 3 4, इसमें भी मुझे 4 एमसीडी मिल रहे हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, और यहां पे मुझे सिर्फ 1 एमसीडी मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं 5 कार्बन में तो थक गया हूं, मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आइए अब 6 कार्बन के एल्केन्स देखें, शायद उसमें किसी में 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाए। तो 6 कार्बन के जितने एल्केन्स हो सकते हैं, है ना, पहले बनाएंगे और फिर हर में जाकर हर एक में जाकर देखेंगे कि कितने एमसीडी पॉसिबल है। अब 6 कार्बन में कितने एमसीडी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, 5 कार्बन में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आइए देखा जाए इसमें कितने मोनोक्लोरल डेरिवेटिव है, 1 2 3, सिमेट्रिकल है। ठीक है, एमसीडी 3 है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एमसीडी 5 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो स्मॉलेस्ट एल्केन जिसमें 5 एमसीडी हो, वो, है ना, हेक्सेन ही हो सकता है या 2 मिथाइल पेंटेन हो सकता है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कोई और पॉसिबल तो नहीं है। 1 2 3 4, इसमें 4 एमसीडी है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख कई बार केस आ चुका है। ठीक है ना, इसमें 2 एमसीडी है और ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें ये प्रोडक्ट सेम है, ये और ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 एमसीडी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये वो स्मॉलेस्ट एल्केन है। ठीक है, ये वो स्मॉलेस्ट एल्केन है जिसमें 5 एमसीडी है। इसका नाम क्या हो जाएगा ना, इसका नाम हो जाएगा 1 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल पेंटेन वो स्मॉलेस्ट एल्केन है ना, जिसमें 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। सेकंड क्वेश्चन था हम लोगों ने जो आज किया। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है C4H6। एक थर्ड क्वेश्चन है C4H6, X is C4H6, हाइड्रोजन इन निकल से रिएक्ट करने पर नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और क्लोरीन इन HNu करने पर, है ना, MCD 2 मिल रहा है। ठीक है, फाइंड X, ये क्वेश्चन है। ठीक है, X का पता लगाइए। ठीक है, X पता लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा देखा जाए। तो सबसे पहला काम जो आपको यहां पे करना है वो है DBE निकालना। DBE कितना आ जाएगा, 4 + 1 5 - 6/2। ठीक है, ये आ जाएगा 5 - 3 यानी 2। DBE 2 आ गया। ठीक है, अगर DBE 2 आता है, अगर DBE 2 निकल के आ रहा है तो कई बातें हो सकती है। 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन निकल से रिएक्शन नहीं हुआ, यानी इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यानी मैं कह सकता हूं कि X में सिर्फ और सिर्फ 2 रिंग है। तो 4 कार्बन का कंपाउंड जिसमें 2 रिंग बनता हो, बस एक ही बन ही सकता है, वो ये है। ठीक है, और कोई पॉसिबल भी नहीं है। और चेक करने के लिए अगर आप चेक करें तो इसके एमसीडी भी 2 आएंगे, एक ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में,
है ना, जो x पूछा गया है वो x ये है, आपका x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो बहुत क्लियर है कि है ना, आप बड़ी आसानी से ये फिगर आउट कर पाते हैं कि क्या कंपाउंड है, अगर आपको है ना ये कंडीशंस हाइड्रोजनेशन और मोनोक्लोरिनेशन की कंडीशन पता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कहता है XC6H12, ठीक है ना, हाइड्रोजन इन निकल करने पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है, और हाइड्रोजन निकल से रिएक्ट करने पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और क्लोरीन इन सनलाइट से ट्रीट करने पर आपको MCD 2 मिल रहा है। फाइंड x क्या होगा, ठीक है, x का पता लगाना है, ठीक है, x पता लगाते हैं। कैसे पता लग जाएगा x का? आंसर क्या आंसर हो जाएगा? dB निकालिए, dBE इज इक्वल्स टू 6 + 1 7 - 12/2, 7 - 6 यानी dBE1 आ जाएगा, ठीक है, dBE1 आ गया। dBE1 का मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन करने पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा यानी ये सिर्फ एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है। अब 6 कार्बन इन्वॉल्व करते हुए कितने ऐसे कंपाउंड है बनाए जा सकते हैं जिसमें एक ही रिंग हो, पता लगाते हैं। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 5 कार्बन की रिंग, एक कार्बन हाथ में है, यहां लगा दिया। 4 कार्बन की रिंग, 2 कार्बन हाथ में है, कैसे लगा सकते हैं? 1 2 3 4, बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन हाथ में है, तो एक बार सब एक साथ लगा दीजिए। 2 और 1 लगा सकते हैं, इस पे 2 लगा दिया, इस पे 1 लगा दिया, ठीक है, और एक बार 3 लगा सकते हैं, ठीक है, 3 भी लगाया जा सकता है। तो और भी ऑप्शंस हो जाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो dB तो 1 निकल चुका है, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये तो 2 1 हुआ, पहले तो तीनों एक साथ हो, फिर 2 अलग 1 अलग हो, ये 2 तरीके से हो सकता है। देखिए ये यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, एक ही जैसी पोजीशंस हैं, ठीक है। इसके बाद आप तीनों अलग अलग कर सकते हो, तो 2 एक ही पे 1 अलग, ठीक है, और एक और हो सकता है जिसमें तीनों अलग अलग लग जाएं, ठीक है, तीनों अलग अलग लग जाएं। अब 2 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव चाहिए, इसमें MCD1 मिलेगा, बाकी सारी पोजीशंस हेक्सागन के सारे कॉर्नर एक जैसे होते हैं, यहां एक MCD मिल रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। यहां पे कितने MCD मिलेंगे? 1 2 3 4, यहां 4 MCD मिल रहे हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहां कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5, 5 MCD मिल रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। 1, ये और ये पोजीशन सेम है, यहां कुछ जुड़ेगा नहीं। 2 3, ठीक है, ऐसे यहां आ जाइए, यहां क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल है, ये और ये एक जैसी पोजीशन है। 2 3 3, ठीक है, ऐसे यहां 1 2 3, 3 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव। तो अब तक हमें एक भी आंसर नहीं मिला, हमें ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए जिसमें 2 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हो। यहां पे 1 2 3 4 5 5 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव है। यहां पे 1 2 3 4 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं। यहां कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव है, सब पॉइंट्स अलग अलग है, ठीक है। यहां ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कोई एक लीजिए। 1 ना 2 3 4 4 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, 4 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हैं। और यहां क्या आ जाएगा? 1 2, ठीक है, दो आपके यहां पे है ना मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हैं, तो बिल्कुल यही हमें चाहिए था, यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए था जिसमें 2 मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हो। तो मैं कह सकता हूं ये जो X है ना, ये X क्या होगा? X एक 3 कार्बन की रिंग होगी जिसके हर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है,
आपका एक्स हो गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें काफी मशक्कत करके हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंचे हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड लार्जेस्ट alkane with MCD is equals to 2। ठीक है, with MCD is equals to 2। ठीक है, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे कम MCD तब मिलता है जब कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप्स एक जैसा हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 MCD कम मिलेगा। अब मैं एक वो सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें सबसे 2 MCD मिल जाए। वो सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें 2 MCD मिल जाए वो मेरे ख्याल से यही हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं। अगर यही ग्रुप मैं चारों तरफ ऐड कर दूं तो वो जो एल्केन बनेगा वो सबसे बड़ा एल्केन होगा जिसमें सिर्फ दो ही MCD होंगे, क्योंकि ये और ये पोजीशन एक जैसी कही जाएगी और ये दोनों लेंगे नहीं, ये लेते तब भी ये दोनों नहीं लेते, और ये नहीं लेंगे तो ये दोनों नहीं लेंगे, और इन दोनों में भी ये और ये पोजीशन सेम हो जाएगी। तो जैसा ग्रुप वैसे इधर अगर ले लिया जाए और वैसे ही मैं इधर भी ले लूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये लार्जेस्ट एल्केन होगा जिसमें 2 ही MCD आपको, है ना, मिलने जा रहा है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7, है ना, 7 4 जा 28 और ये 29, यानी C29H, है ना, H कितना हो जाएगा? 58 + 2 60 इज द लार्जेस्ट एल्केन, है ना। C29H60 इज द लार्जेस्ट एल्केन जिसमें सिर्फ आपको 2 MCD मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने, है ना, काफी कुछ देखा। हम लोगों ने जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में 2 कंपोनेंट्स जो है, दो विधाएं जो है वो हम लोगों ने सीख ली है। एक ओजोनोलिसिस सीखा, ठीक है, और नहीं सॉरी, एक हम लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन सीखा जिससे हम, है ना, चेन्स के बारे में बता पाते हैं, और दूसरा हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन सीखा जिससे हम पाई बॉन्ड्स का पता लगा सकते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस किए, मोनोक्लोरिनेशन पे भी कुछ क्वेश्चन किया, हाइड्रोजनेशन पे भी कुछ क्वेश्चन किया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए जो जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज होता था, और आप देख सकते हैं कैसे हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके सही, है ना, कंपाउंड तक जीरो इन कर पाते हैं। ठीक है, अब तीसरी विधा जो है इसमें है वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम पता लगाएंगे कि पाई बॉन्ड की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। तो आइए ओजोनोलिसिस देखते हैं। ओजोनोलिसिस तीसरा टेक्निक है जिससे हम पाई बॉन्ड का पता लगाते हैं, ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में ना 2 वर्ड्स है, एक है ओजोन। ओजोन हम सब जानते हैं क्या होता है, ओजोन, और लिसिस मींस तोड़ना, है ना, टू ब्रेक। ओजोन को ब्रेक करते हैं ओजोनलिसिस में, और क्या होता है आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप एक एल्कीन लेते हैं और आप इसको ओजोन से ट्रीट करते हैं, ओजोन इन CCl4 यहां सॉल्वेंट है, ठीक है, ओजोन इन CCl4 से ट्रीट करते हैं, और ठीक है, ओजोन इन CCl4 से ट्रीट करते हैं, और फिर इसमें जिंक एंड वाटर, है ना, लगा देते हैं, जिंक एंड वाटर। ठीक है, जिंक वाटर इसमें, है ना, आपने ऐड कर दिया। सेकेंड स्टेप, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जब ओजोन और CCl4 से ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, मोलोजोनॉइड्स बनते हैं, और फिर जाके मोलोजोनॉइड्स जो है फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऐड होते हैं, तो, है ना, ओजोनॉइड्स बनते हैं। तो मैं डायरेक्ट ओजोनॉइड बना रहा हूं। ओजोनॉइड क्या होते हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए और ऐसे ओजोन के 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाते। कैसे जुड़ेंगे ये मैं आगे आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है ना। इसको ओजोनॉइड्स कहते हैं, ठीक है, इसको ओजोनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ओजोनॉइड्स हैं इनका ये फिर से रिडक्शन करते हैं, ना, जिंक मेटल जो है रिडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ये O फ्री हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, दोनों नहीं, ये और ये बॉन्ड टूट जाएगा,
ठीक है, यहां जो दो इलेक्ट्रॉन है एक यहां आ जाएगा, जैसे यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक यहां आ जाएगा, यहां जो दो इलेक्ट्रॉन उनमें से एक यहां आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन के होने से यहां एक बॉन्ड बन जाएगा, ऑफ कोर्स यहां पे H भी है। ठीक है, ऐसे ही यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और यहां जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहां एक चला जाएगा, ये एक ये रख लेगा और अपना, अब ये दोनों इसी के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, दोनों इसके पास रह जाएंगे। ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा जो यहां से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड एच लग बन जाएगा, यहां पे आर सी डबल बॉन्ड एच प्लस आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बन गया। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस होने पे ये चीजें बन रही हैं। ठीक है ना, ये चीजें बन जाएंगे आपकी, दो 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 कीटोन बन जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि ओजोनोलिसिस से अगर ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दिए हैं तो कैसे पता चलेगा कि पाई बॉन्ड कहां है। तो ट्रिक क्या है कि ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट देखकर आप ओरिजिनल कंपाउंड के बारे में बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ वही लगता है जहां पहले पाई बॉन्ड था। ठीक है, जहां पहले पाई बॉन्ड था, ऐसा लग रहा है जैसे, है ना, इस पाई बॉन्ड को काट कर ऐसे अलग अलग कर दिया गया है और डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ लगा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हुआ सी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये रहा, और आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये रहा। तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये दिखाई पड़ेगा, तो आपको इससे वो गेस करना होता है। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, आप ऐसा करिए, ये डबल बॉन्ड ओ हटा दीजिए, ये डबल बॉन्ड ओ हटा दीजिए, और ये दोनों हटाने के बाद इन दोनों डबल बॉन्ड्स को जोड़ दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ये चीज मिल जाएगी। यानी आप कभी भी ओजोनोलिसिस में ये दोनों ऑक्सीजन हटा के आर सी एच डबल बॉन्ड, आर सी एच डबल बॉन्ड, इन दोनों आधे आधे डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए, आपको, है ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओजोनोलिसिस से हमें ये तो पता चलता ही है कि पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है। ठीक है, पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है। अच्छा, ठीक है, ये तो हमें पता चल जाता है कि पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है। ठीक है, अब मैं पहले दो काम करूंगा, एक ओजोनोलिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन दूंगा और फिर पता लगाएंगे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ओजोनोलिसिस कैसे मदद करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप पहले ओजोनोलिसिस पे कुछ क्वेश्चन कीजिए। ठीक है ना, तो complete the following reaction, complete the following reaction, ये क्वेश्चन है, complete the following reaction। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोन इन CCl4, जिंक इन वाटर। Second, CH2 double bond CH2, ozone in CCl4, zinc in water। ठीक है, थर्ड CH2 double bond CH, CH2 CH double bond CH2, CH3, ozone in CCl4, zinc in water। ठीक है, चौथा रिएक्शन ये हो जाएगा। फोर्थ रिएक्शन है, दिस इज द कंपाउंड अंडरगोइंग ओजोनोलिसिस, ओजोन इन CCl4, CCl4, जिंक इन वाटर। ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को ओजोनोलिसिस करके? आप देखिए, मैंने अभी सिखाया कि आप इस पाई बॉन्ड को तोड़कर यहां O और यहां O लगा दीजिए, क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, ठीक है, दो H के साथ C डबल बॉन्ड OH, CHO HCHO। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहां क्या, यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, OO क्या आ जाएगा? HCHO, H
HCHO, ठीक है, ऐसे आ गया, दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे HCHO HCHO, ठीक है। ऐसे यहां आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे OO लगा दीजिए और यहां पाई बॉन्ड तोड़ेंगे OO लगा दीजिए तो एक आपको HCHO मिल रहा है, ठीक है। यहां पे HCHO मिल जाएगा प्लस HCHO CH2 HCHO HCHO CH2 HCHO, ठीक है, HCHO मिल जाएगा और CH3 HCHO और एक चीज मिल जाएगी CH3 HCHO, ठीक है, CH3 HCHO ये एक चीज मिल जाएगी। तो आपको यहां पर 3 ओजोन लिसिस के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां किया जाए, क्या मिलेगा आपको, तो यहां पर इस पाई बॉन्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो यहां O लग जाएगा, यहां तोड़ेंगे यहां O यहां लग जाएगा, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसा 2 बार। तो ये चीज आपको प्रोडक्ट मिलेगी, है ना, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऐसा 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने 4 क्वेश्चंस देखे, और भी क्वेश्चंस है मेरे पास ओजोन लिसिस के, है ना, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये बेंजीन रिंग है तो व्हाट विल हैपन व्हेन आई ट्रीट इट विथ ओजोन एंड CCl4 जिंक इन वाटर, ठीक है। 5th क्वेश्चन नंबर 6th, ये प्रोडक्ट है, बताना है ओजोन लिसिस से क्या होगा, ओजोन इन CCl4 जिंक इन वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, CH डबल बॉन्ड CH ओजोन इन CCl4 जिंक इन वाटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हो गए। आगे क्या, आगे और भी क्वेश्चंस है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, है ना, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8th क्वेश्चन है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, CH3 ओजोन इन CCl4 जिंक इन वाटर, ठीक है। तो जिंक इन वाटर, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन। और इतने क्वेश्चंस काफी हैं ओजोन लिसिस कॉन्सेप्ट को, एज अ कॉन्सेप्ट ओजोन लिसिस को समझने के लिए ये 8 क्वेश्चंस काफी हैं। फिर देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है ओजोन लिसिस का, हाउ डू यू अप्लाई ओजोन लिसिस टू फाइंड आउट, फिगर आउट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन कंपाउंड। और साथ साथ हम जो इससे पहले कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी, जैसे हाइड्रोजनेशन सीखा, या है ना, हम लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन सीखा, उसको भी हम कंबाइन करके ओजोन लिसिस से कैसे किसी मॉलिक्यूल के करेक्ट स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, यह भी आपको क्लियर होगा। आइए पहले क्वेश्चंस करते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है कि, है ना, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग एज सच ओजोन लिसिस नहीं देगा, ठीक है। तो नॉर्मली बेंजीन रिंग ओजोन लिसिस नहीं देता, एल्कीन्स देते हैं। बेंजीन एल्कीन में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि एल्कीन्स के जो पाई बॉन्ड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, ठीक है, जबकि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो मूव करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल एल्कीन से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए अक्सर बेंजीन में ऐसे गोल बनाते हैं ताकि हम व्यूअर्स को ये बता सकें कि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए ओजोन लिसिस में बेंजीन को कुछ नहीं होगा। हाँ, आप जब हीट करते हैं तो जरूर इसका रेजोनेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब ये रेजोनेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब इसकी ओजोन लिसिस हो पाएगी, ठीक है, हो पाएगी। तो कैसे करेंगे ओजोन लिसिस इसकी, ऐसे कर लीजिए OO, ऐसे कर लीजिए OO, और ऐसे कर लीजिए OO, ठीक है। CHO 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 CHO, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे 3 बार CHO CHO बन रहा है, 3 बार CHO CHO बन रहा है, ठीक है। इसको ग्लाइऑक्सिल कहते हैं, ठीक है, इसको ग्लाइऑक्सिल कहा जाता है, ग्लाइऑक्सिल, ठीक है, ग्लाइऑक्सिल इसका ट्रिवियल नेम है।
तो ध्यान दीजिएगा, तो बेंजीन जो है तभी ओजोनलिसिस देगा जब उसे हीट किया जाए, हीट नहीं होगा बेंजीन ओजोनलिसिस नहीं देगा। ठीक है, अच्छा यहां पे भी आ जाइए, यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ही ओजोनलिसिस जो है अफेक्ट करता है और किसी के डबल बॉन्ड को नहीं। तो यहां पर ऐसे कर दीजिए, ओ ओ जोड़ दीजिए, क्या मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्या मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूट के सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे आ जाइए, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर है ना, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ओ ओ जुड़ जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, 2 मोल, ठीक है, 2 मोल HCHO मिल जाएगा, 2 मोल HCHO यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 मोल यहां से सॉरी PHCHO मिल जाएगा, फिनाइल CHO 2 मोल मिलेगा, फिनाइल C डबल बॉन्ड OH और फिनाइल C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे ही। अच्छा याद रखिएगा कि बेंजीन रिंग की ओजोनलिसिस नहीं होगी कि यहाँ पे हमने हीट इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस यहाँ कैसे हो जाएगा, ये भी ओजोनलिसिस क्लियर है, बहुत सिंपल है, क्या आ जाएगा, एक बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा आपको CHO प्लस एक क्या मिल जाएगा CH3 CHO, CH3 CHO मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपने क्या ओजोनलिसिस कैसे करते हैं, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ओजोनलिसिस में है ना किया क्या जाता है। तो इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि ओजोनलिसिस हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब आइए ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम ओजोनलिसिस का एज सच इस्तेमाल कर सकें, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक कंपाउंड है A जिसकी ओजोनोलिसिस करने पर CCl4 जिंक इन वाटर करने पर आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं HCHO प्लस CH3 CHO मिलता है। और अगर आप इस कंपाउंड का, है ना, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन इन निकल से ट्रीट करते हैं तो आपको कुछ कंपाउंड बी मिलेगा, और इसका अगर आप मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरीन इन H नहीं हो, ठीक है, करेंगे तो आपको XMCD मोनोक्लोरो डेरिवेटिव X मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड A, B एंड X। ठीक है, फाइंड A, B एंड X, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, किया जा सकता है बड़ी आसानी से। क्या देख सकते हैं आप, अब आपको 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दिए हुए हैं और आपको बेसिकली एक का स्ट्रक्चर निकालना है। तो मैंने हमेशा सिखाया है कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड हो को हटा दीजिए, ठीक है, और इन दोनों पाई बॉन्ड्स को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो मैं जोड़ता हूं, ए क्या आ जाएगा, ए जो आएगा वो होगा CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये थोड़ा आधा डबल बॉन्ड इसका, और CH2 आधा डबल बॉन्ड इसका, CH2 आधा डबल बॉन्ड इसका। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये A है, दिस इज A, चीज पता चल गया A है। अब अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन इन निकल, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3 मिल जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ये मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगा, अब ये आपका B है, ठीक है, दिस इज B, ये B है, और B में अब आप मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो क्या आप कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो देखिए कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये पोजीशन और ये 3 पोजीशन एक जैसे देख रहे हैं आप, CH3 एक जैसा है। ठीक है, 2 3, तो कह सकता हूं इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स जो होंगे MCD, ठीक है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, और X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहां 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ओजोनोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और है ना मोनोक्लोरिनेशन के
को यूज करके हम एक अननोन कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं, बस उसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा ही प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जैसे मैंने किया है, और ना उस तर्ज पे ही आप इसको करने की कोशिश करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। नहीं आता, कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप है ना इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि पहले खुद सोचे और करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक कंपाउंड है ए, ठीक है, ए जो ओजोनोलिसिस करने पर, ओजोन इन CCl4 से ट्रीट करने पर आपको देता है ये HCHO, कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, ऐसे मिल जाता है आपको, एसीटोन मिल जाता है। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करता हूं तो मुझे बी कोई कंपाउंड मिलता है, और बी का मैं अगर मोनोक्लोरिनेशन कर दूं, क्लोरीन इन HDO, तो मुझे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव X मिलते हैं। फाइंड A, B एंड X, ये क्वेश्चन है। ठीक है, A, B और X निकालना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, आप देखिए कि आपको A चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, इनको लिखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ के, HCOH। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एसीटोन कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड O CH3CH3। अब ध्यान दीजिए, इस O को आप हटा सकते हैं और इन डबल बॉन्ड्स को जोड़ सकते हैं, यही करते थे ना हम लोग। O और O हटा के अलग कर दीजिए और डबल बॉन्ड्स को जोड़ दीजिए। ऐसे इन O और इस O को हटा दीजिए और डबल बॉन्ड को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। क्या मिल जाएगा, है ना, मैं बता सकता हूं क्या मिलेगा। मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड C, देख रहे, CH2 C डबल बॉन्ड C, फिर ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3CH3, ये आपका A है। दिस इज A, ये आपका A आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन करिए। अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन इन निकेल, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन इन निकेल से ट्रीट करते हैं, तो ये भी हाइड्रोजनेट कर जाएगा और ये भी हाइड्रोजनेट कर जाएगा। क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH CH3 CH3 मिलेगा। दिस इज B, ये आपका B है। और अगर आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये और ये पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है। एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 2 3 4, मैं कह सकता हूं कि इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की संख्या 4 है, यानी X की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, X की वैल्यू 4 आ जाएगी यहां पे। तो इस तरह से आप है ना एक स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जो लोग अब तक नहीं कर पाए कम से कम इस लास्ट क्वेश्चन को तो जरूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, कुछ जरूर छोटा सा सीखने को जरूर मिलेगा आपको, कुछ नया। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक कंपाउंड है A, जिसकी आप ओजोनोलिसिस कर दीजिए, ओजोन इन CCl4, है ना, जिंक इन वाटर, तो आपको क्या मिलता है, आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। अब एग्जाम में ना आपको हो सकता है बैलेंस रिएक्शन ना देके टाइप ऑफ स्पीशीज दे दें। ठीक है, HCHO ऐसे कर दिया। ठीक है, बी जो है हाइड्रोजन इन निकेल से ट्रीट करने पर, हाइड्रोजन इन निकेल से ट्रीट करने पे आपको B मिलता है। और ठीक है, और क्लोरीन इन HNu से मोनोक्लोरिनेशन करने से आपको X मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलते हैं। तो फिर क्वेश्चन है फाइंड A, B एंड X। ठीक है, A, B और X निकालना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं क्या निकल सकता है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, सॉल्यूशन हो जाएगा कि ये है कंपाउंड, अच्छा ऐसा है। ठीक है, और ये एक HCHO है, यहां पे एक HCHO है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में, है ना, आपको सारे टाइप के प्रोडक्ट देंगे, ना कि उनको बैलेंस करके देगा। यहां आपको समझना होगा कि जरूर यहां पर 2 HCHO रहा होगा, एक जो इससे जुड़ा होगा और एक जो इससे जुड़ा होगा।
ठीक है ना, ये आपको जज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज क्या है कि अब तक जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, सब एक दूसरे में फिट हो जा रहे थे, ठीक है, सब एक दूसरे में फिट हो जा रहे थे। लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहां दो कीटोन है और यहां एक ही है, तो जाहिर सी बात है इसके दो मोल लगेंगे, एक इधर और एक इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेंजीन, ऐसे ये रिंग बन जाएगी, मैंने दो मोल अपने से ले लिया ऐसे, ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा, CH2 CH2। नाउ दिस इज समथिंग विच वी कैन कॉल A, ठीक है, ये A है, ठीक, A है। इसके बाद हाइड्रोजन इन निकल कर दीजिए, ठीक है, करेंगे तो ये सैचुरेट कर जाएगा, ये सैचुरेट कर जाएगा, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 CH3। दिस इज समथिंग विच वी कैन कॉल एज B, ठीक है, B कहा जा सकता है। और जब आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो आएगा 1 2, ये और ये पोजीशन सेम है, 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने हो जाएंगे, MCD विल बी इक्वल टू 4, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको, है ना, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पूरा बताया। दो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन डजंट मैटर, मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर एक टॉपिक कंप्लीट हो, चाहे वो 15 मिनट में होता है तो हम 15-20 मिनट का एक लेक्चर कह सकते हैं, 1 घंटे में होता है तो 1 घंटे का कर देते हैं, और नहीं तो अगर वो एक्सटेंड होकर 1.5 घंटा भी जाता है तो भी मैं उसे एक लेक्चर ही कहता हूं, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूं कि पूरा टॉपिक जो है एक लेक्चर में कंप्लीट हो, इसलिए लेक्चर्स में ड्यूरेशन का वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करते हैं कन्फॉर्मर्स की, ठीक है ना, कन्फॉर्मर्स की स्टडी करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।